हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग आज जो स्टडी करेंगे बाबू वो लेक्चर नंबर 22 होगा। और इस लेक्चर में आज जो मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और वो भी कौन सी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे बाबू, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं वो मैंने आपको 21 लेक्चर में स्टडी करवा दिया हूँ। तो मैं फिर से सारे बच्चों को एडवाइस दूंगा कि आज की लेक्चर को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए आप क्या करो, पीछे का लेक्चर कहाँ से कहाँ तक 19 से लेकर, जो आपके पास 19 लेक्चर वहीं शायद आपके पास आइसोमेरिज्म शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर आप देख लो। खास करके आप 20 और 21 लेक्चर इसको जरूर देख लो, आपको बहुत ज़्यादा वो एडवांटेज, बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। हालांकि 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ देता है, कोई स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा बताइए इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, है ना। कभी ऑर्गेनिक से क्वेश्चन कर देता है, कभी इनऑर्गेनिक से, क्योंकि आइसोमेरिज्म आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। तो आपके कोई कंपाउंड दे देंगे, तो ऑक्टाहेड ये दे देंगे और बोलेंगे बताइए इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो मैंने क्लियर किया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉसिबल होते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं और 6 होते हैं। तो 4 वाले पर सारी कहानियाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग कहाँ पर देखेंगे बाबू, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 6 होंगे। और 6 जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका मतलब ये हो गया उसमें लिगैंड के नंबर सेंट्रल मेटल से कितने, 6 हैं। और 6 है तो फिर उसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा बाबू, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो डिस्कस करता हूँ बच्चों। आप लोग क्या करोगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखोगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। ठीक है, चलो देखता हूँ बाबू। तो हम लोग देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बाबू, 6। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका मतलब लिगैंड के नंबर 6 है, तो फिर उसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो आपके पास हो रहा था वो कितना, sp3 d2 है ना, 6 है, 1 3 1 4 2 6, या फिर ठीक इसका उल्टा d2sp3 हो रहा था। और जब हाइब्रिडेशन ऐसा मिल रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थे, हाइब्रिडेशन जब ऐसा मिल रहा था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की हाइब्रिडेशन ऐसा होगा तो उसका जो जियोमेट्री मिल रहा था, जियोमेट्री कैसा था बाबू, ऑक्टाहेड्रल। ये सारी कहानियां हम लोग किए हुए शेप के बारे में, है ना। और जब जियोमेट्री ऐसा मतलब शेप ऐसा है तो जरा करके देखो कैसे होता है। ऐसे तो होता था जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार से बाबू, ओके। यहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल था, इसके साथ आपके पास लिगैंड जुड़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सारा, और एक ऊपर पे और एक नीचे में। इस प्रकार से मान लिया जाए लिगैंड यहाँ पर क्या है, एल है, सारे लिगैंड है, सारे लिगैंड है, सारे लिगैंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता था। यहाँ पे इस प्रकार की ज्योमेट्री थी, उसको लोग क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल बोलते थे। और मैंने आपको क्या किया था उस दिन, सिंपल सी पेपर से समझाया था। देखो बाबू, ये मैंने एक पेपर शीट लिया, स्क्वायर वाला है ना, एक पेपर शीट लिया, इसके सेंट्रल मेटल एम है, देखो यहाँ पर एम है ना, इससे 4 लिगैंड जुड़ा हुआ है, ये 4 लिगैंड है, 4 लिगैंड। और चारों जो लिगैंड है वो किस बॉन्ड से जुड़ता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़ता है ना। ये जो आपको दिख रहा है लिगैंड एल है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ओके बाबू। और ठीक इसके ऊपर इस प्रकार से एक ऊपर में यहाँ पे लिगैंड जुड़ेगा, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे, और एक नीचे में इस प्रकार से लिगैंड जुड़ेंगे, ऊपर में एक नीचे में, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार के जो शेप बनेंगे उसको बोलेंगे कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, जहाँ बताए थे कि सभी बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एक्चुअली में इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला गया, ऑक्टाहेड्रल बोलने का रीज़न ये हुआ
कि देखो बाबू सेंट्रल मेटल, इसके ऊपर में एक लिगेंड है, इस लिगेंड को जब, पहले तो ये बता दूं, जब इस प्रकार के शेप बनेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो प्रकार के लिगेंड का अरेंजमेंट मिलेगा। एक जो इस प्लेन पे हो गया, इस प्लेन पर कौन कौन हुआ है, ये वाला लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, है ना। और एक ठीक क्या था, इस प्लेन से ऊपर था, इस प्लेन से ऊपर था। तो जो एक प्लेन पर हुआ है इस स्क्वायर के रूप में, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके बाबू। और ठीक एक ऊपर था जो नीचे था ना, एक ऊपर और एक नीचे जो ऐसा था बाबू, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल पोजीशन। इस दोनों को जो बोलेंगे एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। ये देखो एक्सियल पोजीशन वाले को मैंने इस प्रकार से घेर दिया, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन यहाँ पे मिला, ठीक है। तो पोजीशन मिला इक्वेटोरियल एक्सियल। तो इसको ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों दिया जाता है, समझने की कोशिश करना। ये जो एक्सियल लिगेंड है, इस एक्सियल लिगेंड को इस दोनों इक्वेटोरियल लिगेंड से मैं इस प्रकार से मिलाऊं, इस प्रकार से मिलाऊं, तो यहाँ पे आपको एक फेस मिलेगा। तो दूसरा जो मैं यहाँ से मिलाऊं इस प्रकार से, इस दोनों को दो फेस मिलेगा। तीसरा मैं इस दोनों को मिलाऊं, इसे तीन फेस मिला, तीसरा फेस। और चौथा जो आपके ये मिलाएंगे 4 फेस मिलेंगे। तो ऊपर में 4 फेस और नीचे भी इस प्रकार से कितने मिलेंगे, 4 फेस। 4 4 कितने हो गए, 8 हो गया। तो चूंकि 8 फेस मिलेंगे इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझना बाबू। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर क्यों बन रहा था, जियोमेट्रिकल आइसोमर जो बनती है स्पेस में लिगेंड के एक्सचेंज के कारण, रीअरेंजमेंट के कारण बनती है। और रीअरेंजमेंट क्यों होता था, अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ भी लिगेंड का रीअरेंजमेंट होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इधर उधर करेंगे। लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो दो स्थान पर होता है। इक्वेटोरियल वाला एक्सेल पर पहुँचेगा, एक्सेल वाला इक्वेटोरियल पर पहुँचेगा, है ना। दैट मीन्स लिगेंड का एक्सचेंज कहाँ पर होगा बाबू, इक्वेटोरियल और एक्सेल पोजीशन के बीच होगा। मतलब ये इक्वेटोरियल, ये अगर लिगेंड है तो लिगेंड, हालांकि मैं यहाँ पर सबको एल माना हूँ, एल अब लिगेंड किस प्रकार के होंगे अभी मैं दिखाऊंगा। ये लिगेंड इक्वेटोरियल वाला एक्सेल पर जाएगा और एक्सेल वाला कहाँ पर आएंगे, इक्वेटोरियल पर जाएंगे। तो वहाँ पे स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएंगे। और डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर क्या वहाँ पे आपको एक अलग अलग प्रकार के आइसोमर बनेगा, ठीक है। देखो बाबू पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर समझना। अब ये बात आती है कि सर कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगी और कौन कौन से नहीं दिखाएगी, है ना। जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो पहले तो देख लूँ कहाँ कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो बात करता हूँ केस 1, केस 1 देखना बाबू, अगर सेंट्रल मेटल एम हो और उसके सारे लिगेंड क्या समान हो, सारे, अब इस पर कितना चार्ज है मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं माना हुआ है ना, उस पर वो न्यूट्रल है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये भी मैं नहीं कहता। बट ये कह दूं कि कोई कंपाउंड है जिसका सेंट्रल मेटल एम है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका सेंट्रल मेटल एम है और उसमें जो लिगेंड 6 हैं, 6 और जो सभी लिगेंड क्या है, एक समान है। तो सभी लिगेंड एक समान है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6, क्योंकि लिगेंड के नंबर जितने होंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कहलाता है। हालांकि ये कहना गलत है, लिगेंड सेंट्रल मेटल से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है ना वही से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। अगर सभी लिगेंड मोनोडेंटेट हो तो जितना नंबर ऑफ लिगेंड होंगे वही से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लिगेंड क्या यहाँ पे मोनोडेंटेट है, और मोनोडेंटेट है तो कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बाबू होगा, 6 होगा। और अगर 6 हैं तो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना, अष्टफलकीय। अब जरा इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अरेंज करेंगे तो ऐसे ही होगा ऑक्टाहेड्रल। तो 6 लिगेंड है, इस 6 लिगेंड को इस पे अरेंज कर दो। लिगेंड अरेंज करेंगे तो बाबू एक यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा, चौथा क्या आएंगे यहाँ पर आएगा, पांचवा जो है इस पोजीशन को लेगा और छठा को मैं क्या कर दूँ, एक्सेल पोजीशन को रख दूँ, है ना। जब भी एक्सचेंज करेंगे तो 2 क्यों एक्सचेंज करना है,
दो में से क्या करो, एक को पकड़ लो, मतलब कांस्टेंट बना लो। चलो मैं एक्सेल को कांस्टेंट बना लिया, तो इक्वेटोरियल और एक्सेल के बीच एक्सचेंज करना है, तो एक्सेल पोजीशन तो 2 है ना, एक्सेल पोजीशन बाबू 2 था, इस प्रकार से ऐसा था ना, इस प्रकार से था। ऊपर वाले को मैंने क्या किया, पकड़ के कांस्टेंट कर लिया ताकि आप इधर उधर मत जाओ। एक्सचेंज करेंगे तो क्योंकि मेरे पास दूसरा भी पोजीशन है ना, तो दूसरा जो पोजीशन ये एक्सेल वाला, ये एक्सेल वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो नीचे बाबू ये लगा हुआ है नीचे में, क्योंकि ये भी इसके साथ 90 डिग्री पर है, ये भी तो इसके साथ 90 डिग्री पर है ना। तो एक को पकड़ो, अब दूसरे के साथ क्या करो, एक्सचेंज कर लो। इसको पकड़ो और इसको क्या करो, आप इसको यहाँ पर ले जाओ और इसको यहाँ पर ला दो। तो क्या कोई स्ट्रक्चर में चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। पहले भी आप ए ही थे और अभी भी आप वही आ रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब स्ट्रक्चर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, अरेंजमेंट कोई बदलाव कोई हुआ ही नहीं, तब तो यहाँ पे आइसोमर डेवलप नहीं करेगा, है ना। पहला ये था, अब चेंज करने के कारण ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा। जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कि कोऑर्डिनेट नंबर 6 है और सारे के सारे क्या लिगेंड समान है, वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल है FeCN का होल 6 और 4 माइनस, देख सकते हो सेंट्रल मेटल M है, सभी लिगेंड एक समान है, सभी लिगेंड एक समान है। नहीं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा क्या? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट करोगे तो सभी साइन में मिलेगा, वहाँ पर कभी भी एक्सचेंज संभव नहीं है। दैट मीन्स इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा केस 2 ऐसा होता कि 5 एक समान होता और छठा जो है वो डिफरेंट है। ओके बाबू, 5 लिगेंड ए है, 5 एक समान है और बी वाला जो 5 छठा जो बी है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6। शेप कैसा होगा बाबू? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता, याद रखना बाबू। ठीक है। वैसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिसका सेंट्रल मेटल कोई मेटल होगा और उसमें 5 लिगेंड एक समान होगा और बी जो दूसरा होगा वो अलग होगा, तो यह इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है ना। नेक्स्ट, पहले जिसमें नहीं होता वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जिसमें नहीं होता है मैं वो देख रहा हूँ। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, केस 3, केस 2, 3, अगर ऐसा होता सेंट्रल मेटल M होता, उसके साथ इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके बाबू, जहां पर वेयर ए क्या है बाबू? ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे देखो यहाँ पे CH2 जिसको आप इथिलीन डायमीन बोलते हो। ओके, इथिलीन डायमीन बोलते हो ना, यही देखो, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। इथिलीन बाइडेंटेड लिगेंड होता है क्योंकि सेंट्रल मेटल के साथ ये यहाँ से देता है और यहाँ से देता है, लेकिन सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप प्लेन खींचोगे तो देखो आधा आधा बढ़ जाएगा और आधा आधा बढ़ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल, जैसे हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों की बॉडी सिमेट्रिकल है। आप यहाँ से बांटो ना, इस प्रकार से बांटोगे तो जिस प्रकार से इधर आधा मिलेगा उसी प्रकार से इधर आधा मिलेगा। इसका मतलब हम लोगों की बॉडी क्या सिमेट्रिकल है। उसी प्रकार से चूँकि यहाँ पे ए जो है वो क्या बाइडेंटेड तो लिगेंड हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड हुआ, लेकिन कैसा वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना। ये वेयर ए इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 कितना बना लिया? 6 बना लिया। तो 6 बना लिया तो कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका मतलब क्या? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता, याद रखना बाबू। तो 3 केस मिला, एक तो वैसा जिसमें कि एक वैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
सभी लिगेंड क्या होते हैं, जो सभी मतलब 6 जो लिगेंड होंगे समान होगा, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। एक वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके कि 5 समान होंगे और एक क्या होगा डिफरेंट होगा ऑक्टाहेड्रल में, वहाँ भी पॉसिबल नहीं है। एक वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल का जिसमें कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, है ना, फिर भी वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब वो कहाँ पर है, वहाँ चलो कहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ से बात करता हूँ। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी कर देगा, कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा बताइए इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ड्रॉ करें। ओके बाबू, केस 4 ऐसा कोई सेंट्रल मेटल ऐसा है Ma4B2। ओके, Ma4B2 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 4 2 6, तो 6 है, तो फिर ये ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऐसा अरेंजमेंट हो कि सेंट्रल मेटल M है, उसके साथ 4 लिगेंड एक समान है, 2 अलग है, 2 जो अलग है वो भी 2 अलग वाला जो एक समान है, 4 जो है 4 वाला एक समान और 2 वाला एक समान है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे बाबू, बनेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, बनेंगे। अब जरा इस पर एग्जाम्पल देख लो। चल एग्जाम्पल देता हूँ, इस प्रकार से मिलता हुआ कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि इस प्रकार NH3 और Cl2। ओके बाबू, देखो M जहाँ पर है वहाँ पे कोबाल्ट है, जहाँ पर A है उसके जगह पर अमोनिया है, नंबर कितने 4 हैं, 4 हैं, और यहाँ पे B के जगह पर कौन है, Cl है, नंबर कितने 2 हैं। तो ख्याल करें मैंने बताया था कोबाल्ट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है, 3 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितने बाबू, मात्र यहाँ पे एक क्लोरीन का -1 तो 2 का कितना -2 होता है, तो यहाँ पे कोबाल्ट का कितना होता है +2 होता, तब तो यहाँ पे +3 नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब इस पर चार्ज कितने हैं, +1 है। अब देखो अब निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा आपके पास, +3 निकल जाएगा। ओके, जरा अगर ये दे दे कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करें तो हम लोग करेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन में कितने 6 हैं, नहीं बाबू 6 हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और चूंकि इस फॉर्म में है तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। चल मैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे गौर से। ओके बाबू, सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक अमोनिया, इस प्रकार से दूसरा अमोनिया इधर बाबू मैंने जोड़ दिया, क्योंकि अमोनिया का नाइट्रोजन एटम ही सेंट्रल मेटल से बॉन्ड बनाती है, 3 जोड़ दिया। एक और है 4 मैंने जोड़ दिया, बाकी बच गया 2 क्लोरीन, एक प्लेन से ऊपर कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पर, और एक प्लेन से नीचे कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पर डाउन द प्लेन। ओके बाबू, तो मैंने कहा था कि यदि 2 ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर हो, जैसे यहाँ देखो मैं चलो इस दोनों ग्रुप पर कंसिडर कर रहा हूँ, एक दोनों के एडजेसेंट पोजीशन पर है। कैसे भाई, देखो तो इस प्रकार से था बाबू, इस प्रकार से यहाँ पे अमोनिया लगा हुआ है, हालांकि चारों कॉर्नर पर अमोनिया लगा हुआ है, और इसके साथ कौन है, क्लोरीन है। सारे के सारे एक दूसरे से क्या 90 डिग्री पे रेंज है, सब 90 डिग्री पे रेंज है। लेकिन मैं 2 ग्रुप मान लिया, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है ना बाबू। अगर एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस फॉर्म कहते हैं। क्योंकि 2 ग्रुप एक दूसरे या 2 ग्रुप या तो वो समान हो या डिफरेंट हो, जब एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सिस फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो आपके पास हैं वो क्या है, वो सिस आइसोमर हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, मेरे पास जगह नहीं था, यहाँ पर मैंने लिखा किसके रिस्पेक्ट में, अमोनिया और Cl के रिस्पेक्ट में,
नहीं बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू Cl एंड NH3। ओके, हालांकि मैं भी चलो यहीं पर लिखता हूँ, अच्छा रहेगा। ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है। अब क्या करो, एक को पकड़ लो, मैंने कहा था एक्सचेंज करना हो तो एक को पकड़ना पड़ेगा। चल इस एक्सेल वाले एक्स को पकड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सेल पोजीशन 2 है, एक्सेल वाले एक को पकड़ रहे हैं, तो इसी दोनों ग्रुप पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसको मैंने पकड़ लिया तो इसको मैं कहाँ करूँगा, इसके साथ एक्सचेंज कर दूँ, क्योंकि मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर ऑक्टाहेड्रल बनाना हो तो कहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल में एक्सचेंज होता है। आप इसको क्या करो, ये एक्सियल वाला था, ये एक्सियल वाला था, ये इक्वेटोरियल वाला था, आप इस जब वाला इसको पकड़ लो, इसको बाबू क्या करो यहाँ पर ले जाओ, और इसको क्या करो यहाँ पर ले आओ। ये कैसा आइसोमर था, ये सिस आइसोमर था, सिस आइसोमर था, है ना। तो जब ऐसा हो गया तब अब कैसा बनेगा बाबू, इस प्रकार से बनेंगे। ये कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन में कितने बाबू 6, जिनमें से ये तो अमोनिया है, ये अमोनिया है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसमें इसको तो पकड़ कर मैंने रखा हूँ ऊपर वाले को। ओके, चेंजिंग कहाँ पर हो गया, यहाँ पे। अब कौन आ गया यहाँ पे, अमोनिया, और Cl कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये आ गया क्या, एक दूसरे से एक्सेस। अब जो पहले अमोनिया इक्वेटोरियल पर बैठा था, अब कहाँ पर आ गया, एक्सियल पर, और जो Cl कहाँ था, एक्सियल पर था, वो इक्वेटोरियल पर आ गया। अब देखो बाबू, दो ग्रुप एक दूसरे के एडिशन पोजीशन पर था, सिस आइसोमर था। अब देखो दो ग्रुप जो था, वही दो ग्रुप जो था, अब क्या हो गए, एक दूसरे के ठीक डायगोनली अपोजिट, ठीक एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और अपोजिट हो गए तो इसको नाम दिया था ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, क्या नाम देंगे बाबू उसको, ट्रांस आइसोमर नाम देंगे, ट्रांस आइसोमर। ओके, अब समझना, देखो बाबू, लेकिन अगर मैं इसी का डिस्कशन इस दोनों पर करूं, देखो यहाँ पे जो 2 एक्सियल आइसोमर अभी यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, एक क्लोरीन इसकी बात करूं और एक क्लोरीन इसकी बात करूं, इक्वेटोरियल की, है ना। क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वेटोरियल एक्सियल की, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के एडिशन पोजीशन पर है, तब तो यहाँ पर हम लोग इसको सिस फॉर्म बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। ओके बाबू, और वही देखो, अब जब इसको मैंने पकड़ लिया, इसको मैं इसके साथ एक्सचेंज कर दूं, तब तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ जाएंगे, तब तो ये बनेगा। ये देखो यहाँ पर ठीक जो एडिशन पोजीशन पर था वो सिस आइसोमर था, और ठीक उसके अपोजिट हो गए तो ये क्या हो गए, ट्रांस हो गया, ट्रांस आइसोमर होगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजन करता है, कहीं बुक में, ध्यान देना बाबू, कहीं बुक में इसी कंपाउंड को आपको सिस आइसोमर लिखा होगा, कहीं पर इसी कंपाउंड को आपको इस प्रकार से अरेंज करके ट्रांस आइसोमर लिखा होगा। कहीं पर अगर ऐसा अरेंजमेंट है, इसी कंपाउंड को आपको ट्रांस आइसोमर लिखा होगा, और उसी को क्या लिखा होगा, सिस आइसोमर लिखा होगा। तो मैं आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बता दूं, ये जो सिस आइसोमर लिखा हुआ है वो इस दोनों ग्रुप के अरेंजमेंट, क्योंकि आइसोमर का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था वहाँ डिफिनेशन था समान या डिफरेंट, सिमिलर या डिफरेंट ग्रुप अगर एडजसेंट पोजीशन पर हो तो वहाँ पे उसको सिस कहते हैं, और अगर वो डायगोनली ठीक अपोजिट हो तो क्या बोलते हैं, उसका ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप जो था यहाँ पे एडजसेंट पोजीशन था, सिस बोल दिया, लेकिन वही अगर सिमिलर की बात बोलो तो क्या है, ठीक अपोजिट ट्रांस बोल दिया। दैट मीन्स ये जो सिस आइसोमर है वो किसके रिस्पेक्ट में है, क्लोरीन एवं अमोनिया के रिस्पेक्ट में है ना, विथ रिस्पेक्ट टू Cl एंड NH3। और ये जो ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में बाबू, Cl के रिस्पेक्ट में हो गया, ट्रांस आइसोमर।
तो आप दोनों में इसको लिख सकते हो, सिस लिखोगे ट्रांस लिखोगे सब चलेगा, है ना, लेकिन वहाँ पर लिख देना किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रांस आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू किसके बाबू, Cl एंड Cl। ओके बाबू, ये ट्रांस आइसोमर था। देखो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर, क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप क्या थे, एक दूसरे के ठीक अपोजिट थे, तो ट्रांस आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू किसके बाबू, Cl एंड NH3, या फिर कह दो सिस आइसोमर किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू Cl एंड Cl। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू। आपके बुक में इसी को कहीं पर सिस लिखता है, इसी को ट्रांस लिखता है, शायद आज कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। इसका मतलब ये हो गया, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो कौन होंगे, सिस होगा और ट्रांस होगा। ठीक है, चलो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में इस प्रकार से बाबू, एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ FeNH3, थोड़ा सा देख लो, FeNH3 का होल टू और Cn का होल 4 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। ठीक है बाबू, माइनस है, देख सकते हो आप, 4 2 6 है और कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन में कितना हो गया, ठीक है, ठीक है ना, 3 है। देखो बाबू, इसी फॉर्म में था जो मैंने बताया था Ma4B2, इसी फॉर्म में। अंतर ये है कि B वाला को यहाँ पहले लिखा हुआ है, तो B2 वाला है, और A4 जो पहले लिखा था वो क्या लिखा है, बाद में लिखा हुआ है। तो क्या इसका ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्या ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, फटाफट ड्रॉ करेंगे। तो इसके ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, तो उसका हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे तो कर दे, फटाफट करता हूँ। एक ऐसा होगा बाबू, एक यहाँ पे आयरन होगा, ओके, ऐसे तो होगा। आपका मैंने Cn को यहाँ लगा, हालांकि साइनों में कार्बन क्या होते जाके उससे बॉन्ड बनाती है, और यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, अमोनिया। मैंने इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक अपोजिट है, क्या है, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस आइसोमर है ये। और अगर इस दोनों के रिस्पेक्ट में बोलता तो क्या होता, सिस हो जाता, नहीं क्या, अगर डिफरेंट के रिस्पेक्ट में करता तो सिस हो जाता है, और अगर सिमिलर के रिस्पेक्ट में करता तो यहाँ पर ट्रांस होता है ना। और एंड अब क्या करूँ, एक को पकड़ूँ, दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लो, कहीं भी इक्वेटोरियल और एक्सियल में क्या करो, एक्सचेंज कर लो। अच्छा, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, मैंने चार्ज नेगेटिव रख दिया, शायद इसके पहले भी चार्ज था, चार्ज मैंने लिखने भूल गया होगा, उस चार्ज को लिख लेना बाबू। अब के मैंने ये अमोनिया था, इस पर बाबू Cn था, Cn है, और यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया तो क्या बना, अब यहाँ पे Cn आ गया। ओके, अब देखो सिमिलर ग्रुप क्या था, एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट था, अब सिमिलर ग्रुप क्या हो गया, एक दूसरे के 90 पोजीशन पर आ गया, ये दोनों ग्रुप क्या हो गया, 90 पोजीशन पर आ गया, है ना। तो अब ये कहाँ पर है, सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है। ओके बाबू, कर लोगे, या फिर इसको आप सिस भी लिख सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में,
आप इसे ट्रांस भी लिख सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में, आप जब चेंज करोगे तब ना ट्रांस बनेगा। ठीक है, हो गया। तो थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन को आप क्या करोगे, बचा कर रखोगे। नेक्स्ट केस 4, केस 5, अंतिम केस है। इसमें एक एग्जांपल और देखता हूँ, केस 5, MAA2 एंड B2। ओके बाबू, क्या ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये आपके पास B क्या है, आप ये दो जो एक प्रकार के लिगेंड है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, और ये क्या है, B दूसरे प्रकार के लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड है तो कितना, 2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 6 हो गया। ओके बाबू, ये क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके बाबू, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, याद रखना। ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं दूंगा अभी जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस प्रकार से 6 हो, कि जहाँ पर कि 2 बाइडेंटेट लिगेंड हो, सिमेट्रिकल हो वो, और 2 क्या है, वो डिफरेंट लिगेंड है। जैसे एग्जांपल है, आपके पास CO, EN मतलब एथिलीन डायमीन, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और यहाँ पे Cl2 माइनस। ओके बाबू, देखो इसके आइसोमर ड्रॉ करने हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा और मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपके पास CO है, ऐसा तो होता है। पहले तो Cl को जोड़ो, चलो मैंने Cl को एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया। EN इथिलीन बाइडेमीन, इथिलीन डायमीन है ना, ये तो बाबू इथिलीन डायमीन है, इथिलीन डायमीन आपके पास ये है जो कि इथिलीन डायमीन है, और ये यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल हो तो इस प्रकार से बॉन्ड बनाता, और इसी को मैं, ये सेंट्रल मेटल है तो EN जो मैं दिखाऊंगा इसको सिंबल के रूप में, तो मैं इसको इस प्रकार से दिखा दूँ। ओके बाबू, ये इथिलीन बाइडेमीन, इथिलीन जो डायमीन है वो इसके साथ क्या किया, सेंट्रल मेटल से बाइडेंटेट लिगेंड था, बॉन्ड बना लिया। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर को बार बार लिखना ठीक नहीं है, तो देखो, तो 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 यहाँ पर क्लोरीन तो क्या किया, एडजस्ट कर लिया। अब इथिलीन डायमीन का 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल से जुड़ेगा, तो मैंने एक EN को यहाँ पर दिखाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से जुड़ा। ओके बाबू, दूसरा जो है क्या किया, यहाँ से जोड़ दिया, नहीं क्या, उसी प्रकार से एक EN तो जुड़ गया, दूसरा EN, ओके बाबू। अब देख सकते हो कि 2 ये जो है ग्रुप Cl, या फिर इसके बारे में बोलो ना, EN के बारे में, 2 जो सिमिलर ग्रुप हैं एक दूसरे के क्या हैं, वो ठीक अपोजिट है, या फिर 2 जो सिमिलर ग्रुप ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। चलो मैंने इस पर डिस्कस किया था। अब एक को पकड़ो और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एक्सचेंज कर लो, ये तो था, है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करोगे तो दूसरा आइसोमर बनेगा आपके पास, CO है सेंट्रल मेटल के साथ, छह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता। ओके बाबू, जिनमें से ये Cl तो क्या गया, कांस्टेंट हो गया, किसी एक को एक्सचेंज कर लो, तो EN तो ये तो जहाँ पर था वहीं रह गया। अब एक्सचेंज कहाँ पर करोगे, ये यहाँ ले जाओगे, इसको बाबू यहाँ पर ले जाओ। ओके, और EN अब इस दोनों लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। EN इस प्रकार से
इस प्रकार से बाबू जुड़ गया है क्या। तो देखो पहले जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट था ट्रांस था, क्या आ गया, सिस पोजीशन पर आ गया। उसको नाम क्या देंगे हम लोग, सिस आइसोमर देंगे, है ना। केस 6, छठा केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बुक भी लिखा हुआ है, लेकिन उस बुक को आप शायद समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, और मैं उसे क्या करूँगा, एक बहुत ही एक ट्रिक अंदाज में समझा दूंगा, ठीक है। जो छठा केस देने जा रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन लैंग्वेज जो लिखा उसमें थोड़ी सी कुछ समझ से बाहर हो जाती है। हालांकि हम लोग तो समझ लिए हैं, लेकिन बच्चों को समझने में थोड़ी से बाहर हो जाएंगे, तो क्या कर रहा हूँ मैं उसे एक ट्रिक के रूप में दूंगा, ठीक है। केस 6 3 केस में तो नहीं हो रहा था, 3 केस में हो रहा है ऐसा। सेंट्रल मेटल A3 और B3, कोई ऐसा है जिसमें कि 3 लिगेंड एक समान होगी और 3 लिगेंड एक समान होगी, तो 3 3 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इसका हो गया बाबू, 6 हो गया। और 6 है तो फिर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल है तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, संभव होते हैं, है ना। तो आपको लिख लेना ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, मैं उसमें टिक मार दे रहा हूँ, ठीक है। इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। जैसे कहाँ पर मिलेगा, हालांकि आपके बुक में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है बाबू। चलो जैसे देखो एग्जाम्पल, CO NH3 का और NO2 का होल 3 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो रहा है बाबू, ये नाइट्रो है NO2, है ना। देखो जाए अरेंज करो, तो चलो मैं अरेंज कर रहा हूँ। ये आपके पास कोबाल्ट है, एक ऊपर होता 3 अमोनिया, सब क्या बाबू कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाया हूँ, आपको समझना है कि ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 3 अमोनिया को अरेंज कर दिया, और 3 क्या करना, नाइट्रो को करना है। नाइट्रो में नाइट्रोजन जुड़ता है, देखो आप इसमें सिस और ट्रांस वर्ड इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, देखो आप यहाँ पे इस प्रकार के, अगर आप इस दोनों के बारे में बात करोगे, है ना। अब इसको एक को पकड़ो, एक को पकड़ोगे, अब यहाँ से एक्सचेंज करोगे, अमोनिया यहाँ आ जाएगी, तो आप करके देखना, उसके कभी भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, कहा जाता है कि देखो यहाँ पे 3 लिगेंड किस केयर करना, मैंने बताया था एक्सेल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर 2 लिगेंड, 2 सिमिलर लिगेंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 सिमिलर लिगेंड, 3 समान लिगेंड जिसमें से 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो और एक का एक्सेल पोजीशन पर हो, उस प्रकार के आइसोमर को एक विशेष नाम से जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं फेशियल आइसोमर। स्पेशल केस है। छठा जो केस आपके पास है बाबू, ये स्पेशल केस है ये, ओके। मैंने कहा यदि 3 सिमिलर लिगेंड, 3 सिमिलर लिगेंड जिनमें से 2 क्या हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो और एक कहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर हो, तो उसको कहते हैं हम लोग फेशियल आइसोमर। और यदि तीनों सिमिलर लिगेंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, तो उसको कहते हैं हम लोग मेरिटोनियल आइसोमर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बाबू कि जो तीन आपके पास, या थोड़ा सा अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, NO2 मैंने यहाँ लिखा और NH3 यहाँ पर लिखा। क्या देखो तो 3 सिमिलर लिगेंड जिनमें से 2 कहाँ पर है बाबू, इक्वेटोरियल पर है
और एक कहाँ पर है, एक्सियल पर है, तो इसको नाम दिया जाता है फेशियल। फेशियल, FAC, फेशियल आइसोमर। किसको बोलेंगे बाबू? इफ थ्री सिमिलर ligands in which two are कहाँ पे बाबू? at equatorial position and one is कहाँ पे बाबू? at axial position। यदि दो कहाँ पर हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, हर एक कहाँ पर हो, एक्सियल पोजीशन पर हो, तो इस प्रकार के आइसोमर को क्या नाम देंगे बाबू? हम लोग फेशियल आइसोमर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? फेशियल आइसोमर है। चलो अब क्या करो, तो मैंने कहा था इसमें एक्सचेंज कर लूँ। दूसरा, इसी का अगर ऐसा अरेंजमेंट होता, कोबाल्ट ये होता है ना। अब क्या करो, एक एक्सचेंज कहाँ पर होता है? एक्सियल और इक्वेटोरियल में होता है। तो क्या करो, आप एक्सियल को किसी इक्वेटोरियल से क्या करो, एक्सियल को किसी इक्वेटोरियल से एक्सचेंज कर लो। तो करोगे तो आपने इसको तो कांस्टेंट रखा, एक ही को एक्सचेंज करोगे, इसको रखा, इसको भी रखा, इसको भी आपने कांस्टेंट रखा, मैंने इसके साथ इसको एक्सचेंज कर लिया, मतलब ये हो गया NH3 और ये NO2। अब देखो क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे पहले तीन था क्या, एक दो इक्वेटोरियल पर था और एक एक्सियल पर, तो उसको मैंने फेशियल कहा। और यदि तीन सिमिलर लिगेंड तीनों क्या हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, देखो बाबू तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो उसको नाम दिया था मेरिटोनियल आइसोमर के नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको जो नाम देंगे हम लोग मेरिडोनल आइसोमर बोलेंगे। ये क्या है बाबू? मेरिडायोनल, जिसको हम लोग शॉर्ट में MER से लिखते हैं, MER से शॉर्ट में लिखते हैं बाबू, आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको? मेरिडायोनल आइसोमर। कब बोलेंगे बाबू? इफ थ्री सिमिलर आइसोमर्स, थ्री सिमिलर लिगेंड्स आर, कहाँ पे बाबू? आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेरिडायोनल आइसोमर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो बाबू जल्दी से नोट करोगे, मेरिडायोनल आइसोमर के नाम से जानते हैं। हो गया। उसी प्रकार से अगर ऐसा ही इसको दिया रहता, ये आपके NCERT का क्वेश्चन, NCERT में दिया हुआ एग्जाम्पल आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये ऐसा होता, NO2, सॉरी यहाँ पे
ऐसा, तो क्या हम लोग नहीं बना पाते क्या? देखो बाबू, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तीनों समान है, ये तीन समान है, तीनों समान है, इसके कितने दो बनेंगे, एक फेशियल बनेगा, एक मेरिडायोनल बनेगा, नहीं क्या? एक फेशियल बनेंगे, एक मेरिडायोनल बनेगा, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल है इस प्रकार से, एग्जाम्पल बाबू इस प्रकार से, RH रोडियम का है, RHCl3 PY पायरिडीन, PY पायरिडीन, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 3 6 है, दैट मीन्स लगता है कि यहाँ भी इसके क्या बनेंगे, फेशियल बनेंगे, मेरिडायोनल बनेंगे, नहीं क्या? तो दैट मीन्स अगर देखना 6 आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हैं और 3 एक समान है, 3 एक समान है, तो वहाँ पे एक स्पेशल केस आएगा, वहाँ पे हम लोग सिस ट्रांस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वहाँ पर फेशियल एंड मेरिडायोनल का इस्तेमाल करेंगे। तो फेशियल कब बोलेंगे बाबू, जब तीन सिमिलर लिगेंड जिनमें से दो कहाँ पर होगा, इक्वेटोरियल पर होगा और एक कहाँ पर होंगे, उसके एक्सियल पर होगा, तो उसको फेशियल कहते हैं। लेकिन जब तीनों सिमिलर लिगेंड कहाँ पर होंगे, एक ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, तो उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, मेरिडायोनल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत ही एडवांस प्रकार से, एडवांस करने का मतलब ये हुआ कि आपके सारे कंपटीशन को अंडर में सारे कंपटीशन के ध्यान को अंडर में रखते हुए मैंने उसको आज कंप्लीट किया हूँ बाबू। आप बनाओगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, कहाँ के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बनेगा। तो आप इसे पूरी अच्छी तरह से इसको क्या करना बाबू, जाकर घर में स्टडी करो, बैठ के रूम पर स्टडी करो, कॉपी खोलो, पेन खोलो और उस पर खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब जो हम आपके पास लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। हालांकि अब आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खत्म होने वाली है, हालांकि इसमें क्या बच गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच गया है, जिसमें हम लोग पैरामेट्रिक डायमेट्रिक देखेंगे। फिर आपके पास इसमें क्या बच गया, एक ये VBT बच गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच गया है, फिर क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी बच गया है ना, और उसका कलर, वो सब तो मेन तो यही सब है ना, उसका एक कलर बच जाएगा। और अंत में बताऊँगा मैं क्या होगा, वार्नर का थ्योरी। वार्नर थ्योरी आपके बुक में सबसे पहले दिया है, लेकिन मैं उसको क्या बताऊंगा, सबसे अंत में जाकर बताऊंगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपके पास कल से नेक्स्ट क्लास से उपस्थित होता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर को लेकर। तब तक के लिए RK सैन की तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।